नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। भारत भ्रमण के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इस बार ना सीएम का नाम और ना हिंदुत्व की हुंकार, अब बीजेपी की तरकश में आया नया तीर। विजन 2047 के लिए गृह मंत्रियों का होगा चिंतन शिविर, साइबर अपराध और आधुनिकीकरण पर होगी चर्चा। मनोहर लाल खट्टर ने दिया दो टूक जवाब, कहा राम रहीम सिंह को दी गई पैरोल में उनकी कोई भूमिका नहीं। राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख इन्फेंट्री दिवस कार्यक्रम में किया शिरकत, कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। और नीतीश कुमार और पीके बिहार में रच रहे हैं साजिश, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने वीडियो पोस्ट कर खोली पोल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अब देरी नहीं रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश में 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहां सभी दल जीत हासिल कर सत्ता का काबिज होने की पुरजोर की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी इसमें एक कदम आगे बढ़कर सक्रिय है। पीएम का कनेक्शन तो इस राज्य से ही है, लेकिन स्वाभाविक है कि पार्टी उनकी छवि और उनका नाम पर यहां विधानसभा चुनावों पर सियासी खेल अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार की कमान भी पीएम मोदी ने संभाल रखी है। वो जोर शोर से गुजरात के दौरे कर रहे हैं और इस बारे में चुनाव में मोदी फैक्टर अहम माना जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इस बार बीजेपी की तरकश में मोदित्व नाम का ब्रह्मास्त्र शामिल है। देश में कहीं भी चुनाव हो, बीजेपी मोदी के करिश्मे को भुनना चाहती है। ऐसे में ये तो स्वाभाविक है कि उनके गृह राज्य गुजरात के चुनाव का खेल भी उनके नाम पर खोला जाए। साथ ही उनकी बीते महीनों के गुजरात के दौरे इसके गवाह है। इस सूबे में 27 साल से सत्ता बीजेपी को यूं ही नहीं मिल गई है। ये तो तय है कि पार्टी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी यहां पहले के अनुभवों का इस्तेमाल कर बीजेपी को जिताने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार सूबे में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना, रोड शो करना चुनाव जीतने की रणनीति का एक ही हिस्सा है। साथ ही इस साल मार्च से ही पीएम मोदी महीने में कम से कम एक बार गुजरात का चक्कर लगा रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान अच्छी खासी भीड़ बता रही है कि उनके घर में उनका जादू अभी भी सिर चढ़कर बोलता है। भले ही सूबे में आप आने से मामला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर पीएम मोदी से टकराने के मूड में नहीं है, इसलिए उनके निशाने पर बीजेपी के लोकल नेता हैं। विजन 2047 के तहत राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज फरीदाबाद के सूरज कुंड में शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता और उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समापन सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में साइबर अपराधों प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम विकसित करने और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंध और तटीय सुरक्षा एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा। शिविर में भाग लेने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्री और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों को आमंत्रित किया गया था और इस दौरान राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में भाग लिया। 2 दिन के चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 का और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंच प्रणान के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसको देखते हुए शिविर में देशों में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही शिविर का उद्देश्य उपयुक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीति निर्माण और बेहतर योजना और समन्वय को सुगम बनाना भी है। चिंतन शिविर में 6 सत्रों की विभिन्न कार्यों पर चर्चा की जाएगी। शिविर के पहले दिन होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा और शत्रु संपत्ति
आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही दूसरे दिन साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, महिला सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मादक पदार्थों की तस्करी विषय पर एनडीपीएस अधिनियम, एनकॉर्ड, निदान और नशा मुक्ति भारत अभियान पर भी चिंतन शिविर में विचार विमर्श किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 26 अक्टूबर को कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई पैरोल में उनकी भूमिका नहीं है, क्योंकि जेलों के अपने नियम होते हैं। साथ ही सिरसा में 2 शिष्याओं से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल जेल की सजा काट रहे राम रहीम को हाल ही में 40 दिन की पैरोल मिली थी और हरियाणा में 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव है। उससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल देने के फैसले से राज्य में विवाद खड़ा हो गया है। यहां संवाददाता सम्मेलन में राम रहीम के पैरोल के बारे में पूछे जाने पर खट्टर ने कहा कि पैरोल दिलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। अदालत कारावास की घोषणा करती है और एक दोषी जेल जाता है, इसके बाद जेल के नियम सभी कैदियों पर लागू होते हैं। डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम के पैरोल को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे, जिस पर जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा था कि पैरोल और आदमपुर उपचुनाव एक साथ होना सिर्फ इत्तेफाक है। चुनाव को लेकर राम रहीम को पैरोल नहीं दी गई है। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पैरोल देना कोर्ट का मामला है, हमारा नहीं। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के इन्फेंट्री दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए। अधिकारियों ने 26 अक्टूबर को ये जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के उस समय के महाराजा हरि सिंह और भारत संघ के बीच विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद इस पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर का भारत में आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था। गौरतलब है कि भारत की आजादी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का देश के एक साथ आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के कागजातों पर हस्ताक्षर भी किए थे। उसके बाद भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को बड़गांव हवाई अड्डे पर उतरी थी और इस दिन को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ सालों बाद 1956 में इसे भारतीय संघ का हिस्सा भी घोषित कर दिया गया था। इस ऐतिहासिक दिन को प्रदर्शित करने के लिए 1947 के कुछ प्रमुख दृश्यों को फिर से दर्शाया गया और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख गुरुवार को जम्मू कश्मीर में इन्फेंट्री दिवस की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान सशस्त्र बलों के कई अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्फेंट्री दिवस के मौके पर गलावा के संयुक्त पुल से जम्मू संभाग की 17 परियोजनाओं का 28 अक्टूबर को शुभारंभ भी करेंगे इस दौरान, और जिनमें कठुआ के साथ शामिल भी है। और कठुआ के हीरानगर इलाके में पहाड़पुर में भाग नाला पर 121 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन भी इस दौरान हुआ और जिसके बाद पंजाब आने जाने की जो दूरियां हैं वो कम हो गई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और महागठबंधन के नेता पीके अलग अलग आरोप भी लग रहे हैं। प्रशांत किशोर के एक ही बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को बयान जारी कर नीतीश और प्रशांत किशोर पर हमला किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी जिसको मुख्यमंत्री बनाया था वह सब उनको आज पैसे दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। ये दोनों रोज रात में आपस में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि बीजेपी के वोटों में कैसे सेंध लाई जाए, इसकी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन के खिलाफ बिहार का एक बहुत बड़ा समाज तैयार हो रहा है और इस दोनों के अपदस्थ करेगा। साथ ही आगे बीजेपी नेता ने कहा कि इस साजिश का हिस्सा प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का एजेंट बनकर कर रहे हैं। और संजय जायसवाल ने कहा कि खुद कल प्रशांत किशोर ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो भी व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है जिसको उन्होंने मदद की है वह सब उनकी फंडिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़े
फंड देने वाले नीतीश कुमार ही निकलेंगे और जन सुराज अभियान के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए बुधवार को प्रशांत किशोर ने कहा था कि पैसे सरस्वती से आ रहा है। पिछले 10 सालों में जिन नेताओं ने दलों के लिए काम किया उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। उनमें से 6 अभी मुख्यमंत्री हैं और वे लोग ही जन सुराज अभियान के लिए शुरुआती मदद कर रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए राज प्रथम के साथ। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब नजर डालेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के से विधायक आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को फैसला आना है। साथ ही रामपुर की MP MLA कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसको लेकर पिछली तारीख को ही दोनों ही पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अगली तारीख तय की थी। साथ ही दरअसल रामपुर के MP MLA कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के सुनवाई में पूरी हो चुकी है और ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ था। तब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर से मिलकर विधानसभा में एक चुनावी भाषण दिया था। उन पर आरोप है कि इस दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की गई थी, जिस पर रामपुर के मिलक थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और इस FIR दर्ज होने के बाद से इस केस की सुनवाई रामपुर के MP MLA कोर्ट में चल रही है, जिसको लेकर अब 27 अक्टूबर को फैसला आ चुका है। इस फैसले में आजम खान की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अपना पक्ष भी रखा और उन्होंने बताया कि शुक्रवार को हमने पूरी बहस कर ली थी, जितने भी भाषण हैं ये हमारे भाषण नहीं है। आजम खान के अधिवक्ता ने बताया कि यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और ये भाषण साबित ही नहीं है। दरअसल अदालत में विपक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाए थे और उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसके वजह से कहीं से कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने हेट स्पीच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये पूरा सपा विधायक के खिलाफ राजनीति के कारण फर्जी मुकदमे तय किए गए हैं। प्रयागराज में प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद डेंगू पीड़ित मरीज की मौत हो जाने से जुड़े मामले में 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आई। जांच रिपोर्ट में मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने की बात सामने नहीं आई। दरअसल मौत का शिकार हुए युवक के परिजनों ने मौसम्बी का जूस मिला हुआ प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने का आरोप लगाया था। जांच कमेटी ने दावा किया कि मरीजों को प्लेटलेट्स ही चढ़ाया गया था, लेकिन उसे ठीक ढंग से प्रिजर्व नहीं किया गया था। रिपोर्ट की माने तो मरीज को असुरक्षित ढंग से रखा गया और प्लेटलेट्स यानी प्योरली प्रिजर्व्ड प्लेटलेट्स चढ़ाया गया था और प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई और DM संजय खन्नी ने SDM CEO और डिप्टी CMO की जांच कमेटी बनाई गई थी और कोर्ट ने 26 अक्टूबर देर शाम अपनी रिपोर्ट DM को सौंप दी थी। DM के मुताबिक आरोपी ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की भी जांच कराई गई और इसके अलावा मृतक मरीज प्रदीप पांडे की
मामले की भी अलग से जांच कराई गई और मामले में ग्लोबल हॉस्पिटल के लापरवाही सामने आई थी। इस मामले में सीएमओ के निर्देश पर 20 अक्टूबर को ही अस्पताल को सील कर दिया गया था और सीएमओ के स्तर पर अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भी अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया और साथ ही हालांकि और डीएमएसपी ने 21 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक गिरोह से जुड़े हुए 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि गिरोह के लोग प्लाज्मा को ही प्लेटलेट्स बताकर उसे ऊंचे दामों पर जरूरतमंद को बेचते थे और असुरक्षित तरीकों से प्लाज्मा चढ़ाए जाने की वजह से कई मरीजों की तबीयत बिगड़ जाती थी। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में ये बात सामने आई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2021 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में क्रमशः 6.2% और 11.11% की कमी आई है। एनसीआरबी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें बताया गया है कि 2019 में बच्चों के खिलाफ कई आपराधिक घटनाएं भी हुई थी जो कि 2021 में घट गई और बाल अपराधों में 11.11% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या जो कि 2019 में भी दर्ज की गई थी उसमें 6.2% की गिरावट आई है और 2011 में पूरे राज्य में 56,000 के लगभग मामले सामने आए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों से भी जुड़ी गिरावटें सामने, जो कि राहत की बात यह है कि 2021 में ऐसे मामले में 22.6% की गिरावट देखी गई और साल 2021 में 78,029 मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में यूपी को दंगा मुक्त करार दिया था और बताया जा रहा है कि 2019 और 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की एक घटना भी नहीं हुई है, जबकि 2021 में एक मामला सामने आया था। वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो 2021 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 300 के आसपास घटनाएं हुई हैं और जिसमें अकेले 100 मामले झारखंड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 77, बिहार में 51, राजस्थान में 22 और हरियाणा में 40 घटनाएं दर्ज की गई हैं। कभी अपना दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता हेमंत चौधरी ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के पूर्वांचल की बस्ती की धरती की बिगुल फूंकते हुए सीधे तौर पर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वह अपनी एक नई पार्टी बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे और अपना दल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। बस्ती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अपना दल के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित करने का प्रयास किया गया। अपना दल युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हेमंत चौधरी ने 10 दिन पहले ही पार्टी की गतिविधियों और अलकमान नेताओं के व्यवहार से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाने के लिए पहला कदम शुरू किया। साथ ही अपने दल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हेमंत चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने उनके पति आशीष पटेल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में वे दोनों को सबूत के साथ एक्सपोज करेंगी। साथ ही किस तरीके से ये लोग कार्यकर्ताओं का दोहन कर रहे हैं। साफ तौर पर हेमंत चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व के चुनावों में पार्टी ने करोड़ों रुपए की टिकट को बेचा और अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। हालात अब पार्टी के ऐसे हो गए हैं कि अनुप्रिया पटेल का पैर छूने के लिए भी नए कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए तो पुराने कार्यकर्ताओं को 26,000 का रसीद कटवाना पड़ता है। यूपी के पूर्वांचल की सियासत में अपनी धमक दिखाने वाले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की नजर अब बिहार पर है। आज 27 अक्टूबर को पार्टी में की ओर से सावधान महारैली का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के सभी प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सितंबर की पार्टी में की तरफ से यूपी में सावधान यात्रा की शुरुआत की गई थी। सावधान यात्रा यूपी के सभी जिलों से होते हुए पटना पहुंची और 27 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना दिवस के सावधान यात्रा का समापन पटना में ही होगा। आज ही सावधान महारैली भी हुई और कहा जा रहा है कि जो यात्रा
हुई और जो यात्रा होने वाली है उसका उद्देश्य यूपी और बिहार की साझा समस्याओं मांगों को जनता के बीच उठाकर उसे आगामी चुनावों के बारे में सशक्त भूमिका को लेकर सावधान करना है। फ्री इलाज, युवाओं को रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, जनता के उत्थान के लिए जो सियासी दल काम करे, जनता को उसको वोट करना चाहिए आदि बातें रैली के जरिए तो ही की जाएंगी। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दों पर ओपी राजभर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध सकते हैं। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना खुद करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक शुरू नहीं किया गया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश यूपी विधानसभा का चुनाव सपा से गठबंधन कर लड़ रहे थे, लेकिन गठबंधन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई और उसका ठीकरा उन्होंने सपा पर फोड़ दिया। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनावों में सपा प्रत्याशियों की हार के बाद तो राजभर ने खुलकर अखिलेश यादव के बतानुकूलित कमरे की राजनीति को लेकर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। ये अखिलेश यादव को नागवार गुजरा और उन्होंने राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। फिलहाल वक्त तो चलो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के बारा में आरएसएस के जिला प्रचारक रामेश्वर कुमार को एक व्यक्ति ने संघ छोड़ने और हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी दी है। दिवाली के एक दिन पहले ही दी गई इस धमकी के बाद पुलिस की नींद उड़ा दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरएसएस प्रचारक को यह धमकी दिवाली से एक दिन पहले दी गई थी। आरोपी ने खुद को पाकिस्तान का बताया था और इस धमकी भरे कॉल से बारा पुलिस सतर्क हो गई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू किया था तब धमकी देने वाले आरोपी जिला प्रचारक के गांव का ही निकला। उसने पूर्व में हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए प्रचारकों को डराने के लिए फोन किया था। पुलिस के अनुसार झालावाड़ जिले के पिडावा तहसील में मायाखेड़ी गांव निवासी रामेश्वर कुमार को 23 अक्टूबर को अज्ञात विदेशी पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आया था और कॉल करने वालों ने खुद को पाकिस्तान का निवासी बताया था। उसने रामेश्वर को आरएसएस छोड़ने और हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर फोन करने वालों ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। आरएसएस प्रचारक रामेश्वर कुमार ने इसे मजाक में लिया और कुछ देर बाद फिर से दूसरे नंबर से उसे कॉल आया और आरोपी ने उनको लोकेशन भी बता दी। साथ ही बीते कुछ दिनों बाद ही छिपा बड़ौद में दौरा कर रहे रामेश्वर कुमार ने स्थानीय पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पिछले दिनों उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए बारा पुलिस तत्काल अलर्ट मोड पर आई और पुलिस अधीक्षक कल्याण मन मीना ने फोन करने वालों का पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीमों को तक लगा दिया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। भारतीय सेना के जवानों के किस्से कहा सुनी तो बहुत ही सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी 80 वर्षीय रिटायर्ड जवान से मिलवाते हैं जो कि युवाओं के लिए मिसाल बनकर रह गए हैं। कहते हैं कि एक फौजी
कभी बुढ़ा नहीं होता। सेना के एक जवान का जज्बा और हौसला उम्र के पड़ाव के साथ बढ़ता रहता है। ऐसे ही नज़ारा राजस्थान के सरहदी जिले के जैसलमेर के बैरसियाला गांव में 80 साल के उम्र में देखने को मिलता है। जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और लाचार हो जाते हैं, वहीं बीएसएफ से रिटायर 80 वर्षीय जवान चंदन सिंह युवाओं के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे करने वाले भूतपूर्व जवान आज अपनी कांपते हाथों से जब बंदूक थामते हैं और निशाना साधते हैं तो वह अचूक साबित होता है। हाल ही में चंदन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक नहीं बल्कि लगातार 3 बार बंदूकों से निशाना लगाते आ रहे हैं और तीनों निशाने सटीक लगते हैं। चंदन सिंह भले ही रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर का एक फौजी अभी भी जिंदा है। उनकी इस निशानबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे करने वाले भूतपूर्व जवान आज अपने कांपते हाथों से जब बंदूक थामते हैं और निशाना साधते हैं तो वह अचूक साबित होता है। तो लगातार ये देखा गया, ये काफी वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है कि कैसे एक 80 वर्षीय पुरुष अपने कांपते हाथों से एकदम सटीक निशाना लगाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मथुरा के आगरा जिले से लगती और उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ऐसे में भारत जिला की ब्रज क्षेत्र में ही आता है और भरतपुर जिले से गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब कई महीनों तक मंदिर में और घरों में भी अन्नकूट का आयोजन कर लोगों में अन्नकूट प्रसादी वितरित किया जाता है। और मोहन जी मंदिर के पंडित मनु मुद्रोल ने बताया कि जब भगवान कृष्ण ने ब्रज में इंद्र देवता की पूजा करने को बंद करा दिया था तो इंद्र देवता ने नाराज होकर ब्रज क्षेत्र में प्रलय मचा दी थी। भारी वर्षा तो तूफान से लोग परेशान होने लगते थे और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए अपने हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रज के सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे बुलाकर इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया था और ब्रजमंडल की रक्षा की थी। अंत में अभिमान टूटने के बाद देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शरणागत हुए थे। उस समय ब्रजवासी अपने अपने घरों से अलग अलग तरह की खाद्य सामग्री भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने आए थे और उसे ही मिलकर अन्नकूट महाप्रसादी का रूप दिया गया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है जो कि आज भी जारी है। ब्रज क्षेत्र में कई महीनों तक अलग अलग मंदिरों में घरों में अन्नकूट का आयोजन होता रहा है और अन्नकूट में खीर, पुआ, कढ़ी, बाजरा, चावल और सभी सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है। मंदिरों में 56 तरह के भोग की झांकी भी सजाई जाती है और ये 56 तरह के व्यंजनों को अन्नकूट प्रसादी के रूप में लोगों को में वितरित किया जाता है और अन्नकूट की आयोजन में सैकड़ों लोग प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले राजस्थान के सैकड़ों युवा पिछले 25 दिन से गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण उनकी सरकार से मांगे हैं कि जिनके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर और बात कर समाधान चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर राजस्थान उन युवाओं ने अपनी दिवाली गुजरात में अहमदाबाद स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर मनाई थी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की यह काली दिवाली है। जब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बजट घोषणा में युवाओं से किए वादे पूरे नहीं करेंगे तब तक युवा गुजरात छोड़कर राजस्थान नहीं आएंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे बुधवार की 25 दिन हो चुके हैं और उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई बात नहीं सामने आई। युवा बेरोजगार है तो खुशी वाली दिवाली कैसे हो सकती है? इसी कारण कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवा लेटे और दीपक सामने रखकर काली दिवाली मनाई गई। यही नहीं, दिवाली के दिन भूख हड़ताल भी रखी गई। किसी भी युवा ने कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ बेरोजगारों विभिन्न मांगों को लेकर भूखे रहकर गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर बेरोजगारों ने लेटकर काली दिवाली मनाकर सत्याग्रह किया। उपेंद्र यादव ने कहा कि हम बेरोजगार युवाओं की वाजिब मांगों को ही मांग कर रहे हैं और जो 20 सूत्रीय है इसके
इसके लिए पिछले 25 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। युवाओं की परेशानी नहीं देखी जा रही है। लेकिन अब गुजरात में चुनाव है, राजस्थान से कोई भी कांग्रेस नेता यहाँ आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध करेंगे। गुजरात की जनता को कांग्रेस सरकार का वादा खिलाफी दिखाएंगे। हमने यह भी ठान लिया है कि चाहे कितने भी दिन हो जाए, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के पेंशन विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 31 अक्टूबर तक पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ऑनलाइन आवेदन के लिए भी प्रक्रिया लाई जा रही है और विभाग के द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मचारियों के पास कर्मचारी आईडी, एचओ कार्यालय आईडी नहीं है और वे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे कर्मचारी जिनका वेतन पीआरआई पेमेनेजर से निकला जा रहा है, जो कोई एचओ को रिपोर्ट करते हैं, वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना पर हिमाचल प्रदेश के सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सीएम गहलोत ने कहा था कि जयराम ठाकुर ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया गया है और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद से ही नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कर्मचारियों के पेंशन मामलों का निपटारा कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि जयराम ठाकुर और बीजेपी को अपना रुख साफ रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वे पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ क्यों थे, जो कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बच्चा हमारे पास है, तू आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे